नमस्कार माँ शारदे। नमस्कार मित्रों। मैं हनुमान सोनी, सोनी सर के नाम से आप चैनल देख रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका जोधपुर सूर्य नगरी राजपूताना राजस्थान वाला साथियों, सब भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास जारी रखेंगे। क्योंकि साथियों, दुनिया के कहने में आप ना आए, दुनिया का काम ही यही है। जब हम अकेला होते हैं तो और अकेला कर देते हैं, और जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो पीछे भीड़ लग जाती है। आप सबको पता है साथियों, इसलिए मेरा एक ही कहना है, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा और आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट्स की क्लास मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी साथियों। ये बंदा आपके साथ हरदम हाजिर है। हमारी एक ही पहचान है साथियों कि विश्वास ही पहचान है इस चैनल की। बस अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भाई बहन जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, 15-20 मिनट एक दोस्तों वीडियो पर देकर देखिएगा। आप बड़ी बड़ी फीस देकर के कोचिंगों में जाते हैं, क्या आपको वहाँ पर मिलने वाली सामग्री और इसमें मिलने वाली सामग्री में कुछ अंतर है या नहीं? और साथियों, अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही है तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इस भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि साथियों यहाँ पर डिजिटल बोर्ड उतारने का सपना पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत कर रहे हैं साथियों। ज़्यादा समय मिल नहीं पाता, जितना भी मिलता है 1 मिनट भी व्यर्थ में नहीं जाते देते, क्योंकि साथियों हम समय की इज्जत करेंगे तो समय हमारी इज्जत करेगा। इसलिए ध्यान रहे साथियों, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। दूसरी क्या कहे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। मैं रियल में कह रहा हूं साथियों, कोई किसी का नहीं होता जब तक आपके पास में पहचान नहीं है। आपके सगे भाई बंधु भी आपके नहीं है। ये रियल है आज के जमाने का। भले ही आपको शायद सुनने में थोड़ी तकलीफ महसूस होती होगी, लेकिन 100% निर्विवाद सत्य यही है। अपने आप को समझाओ, अपनी आत्मा को पूछो कि क्या यह सही है या नहीं। चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। साथियों, जल्दी ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, ग्रामर्स सबकी क्लास उतारेंगे, आप भरोसा रखिएगा। आप जो भी क्लास आ रही है उसको ईमानदारी के साथ देखिएगा। चलिए, भारतीय इतिहास में साथियों हम बात करेंगे आज महाजनपद काल। सामान्य रूप में महाजनपद काल की बात करेंगे, जो कि साथियों 600 बीसी से लगभग 550 बीसी तक होते हैं। ध्यान रहे साथियों, महाजनपद काल, एक एक बात को नोट करें साथियों, ध्यान से सुनना। 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक का जो काल है, लगभग इस काल को भारतीय इतिहास में दूसरी नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। ध्यान से सुनना भाइयों, यह सवाल हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी देखो, प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता के काल में होती है, जो कि उत्तरी पश्चिम क्षेत्र यानी पश्चिमोत्तर प्रांत में होती है। दूसरी नगरीय क्रांति इस अवधि को कहते हैं, जो कि महाजनपद काल से शुरुआत होती है। साथियों ध्यान रहे, यह क्रांति गंगा यमुना के दोआब में होती है। ऐसा क्यों भाइयों? ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में लोहे की खोज होती है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा गांव एटा जिले में 1050 के लगभग लोहे की प्राप्ति हो जाती है। तो लोहे से हथियारों का निर्माण होता है, कृषि औजारों का निर्माण होता है। धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की लालसा पनपती है और साथियों आप समझ सकते हैं कि नगरीय क्रांति यानी नगरों का विकास होने लग जाता है। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर इसी अवधि को दोस्तों भारतीय इतिहास में एक धार्मिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक क्रांति भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि
उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज्यादा हो गया था। ब्राह्मण काल कहलाता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। इस काल में कर्म कांड में बलि यज्ञों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। तो साथियों लोगों ने विरोध किया और इस विरोध के परिणाम स्वरूप ही क्षत्रिय धर्म की उत्पत्ति होती है, जिनमें महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी का जैन धर्म आदि की उत्पत्ति होती है। हालांकि इसके अलावा वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, ये अनेक धर्म आते हैं, भागवत धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें उत्पन्न होते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे महाजनपद काल। जैन धर्म आपके सामने रख चुका हूं, कल बात करेंगे बौद्ध धर्म काल की, तो सुनिएगा। अब दोस्तों महाजनपद बने कैसे, तो देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना साथियों। हम वैदिक काल पढ़ते हैं ना साथियों, तो ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी संस्था होती है ना, उनको कहते हैं कुल या परिवार। क्या कहते हैं? कुल या परिवार, जिनका मुखिया कुल्लक होता है। कुल से मिलकर साथियों गांव बनते हैं, जिनका मुखिया ग्रामणी होता है। गांव से मिलकर साथियों विश्व बनता है, जिनका मुखिया विश्वपति होता है। विश्व से मिलकर साथियों जन बनता है, जिनका मुख्य राजन या गोपति पूरा बेटा होता है। यहां तक तो बात होती है साथियों ऋग्वेद की, अच्छी तरीके से समझना मेरे भाइयों, यहां तक तो बात होती है ऋग्वेद की। साथियों उत्तर वैदिक काल में यह जन जो है जनपद बन जाता है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं लिख रहा हूं, जनपद बन जाता है और इसी को कहते हैं साथियों राष्ट्र। ध्यान से सुनना, इसी को कहते हैं राष्ट्र, और ये उत्तर वैदिक काल की बात है। धीरे धीरे दोस्तों यही जनपद, छोटे छोटे जनपद बड़े साम्राज्य विस्तार हो जाता है और आगे चलकर महाजनपद कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपको साथियों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब साथियों देखिएगा, ऋग्वेदिक काल तक तो साथियों राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। समझ में आ गई आपको बात? तो दोस्तों इस महाजनपद काल में भी तो फिर राजा का तंत्र रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा भाइयों, महाजनपद काल में शासन प्रणालियां दो भागों में बंट गई थी। ध्यान से सुनना, महाजनपद काल में शासन प्रणाली दो भागों में बंट गई थी साथियों। दो भागों में कौन कौन सी प्रणाली? तो एक तो साथियों राजतंत्रात्मक हो गई थी, राजतंत्रात्मक। इसमें वही राजा सर्वाधिक शक्तिशाली होता था। लेकिन साथियों दूसरी जो थी वो थी गणतंत्रात्मक। क्या नाम था भाइयों? गणतंत्रात्मक। इसमें क्या है? शासन व्यवस्था एक गण का मतलब यहां पर संघ से है साथियों, यानी एक संभ्रांति या लोगों के संघ के द्वारा शासन व्यवस्था चलती थी। तो मुख्य रूप से साथियों महाजनपद काल में दो गणतंत्र होते थे, गण थे, जिनमें एक तो था साथियों वज्जी, जिनको राजधानी वैशाली थी। ये 8 गणों से मिलकर बना था। एक साथियों था मल्ल गणराज्य था, और आपको पता है इसकी राजधानी कुशीनारा या दूसरी पावापुरी थी। कोई कंफ्यूजन हो तो साथियों बात कर देना, कमेंट कर देना, लाइक शेयर करना मत भूलना मेरे भाइयों, ध्यान रखना। चलिए तो ये तो थे दो संघ। बाकी दोस्तों 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी। मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के समकाल में दोस्तों धीरे धीरे 4 मुख्य राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले जनपद बन गए थे, महाजनपद, जिनमें ये साथियों मगध है, अवंती है, कौशल है, ये थे। थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो थी साथियों बात। अब देखो उस महाजनपद काल में जब नगरीय क्रांति हुई, हम सब बात करेंगे, आप थोड़ा भरोसा रखें। महाजनपद काल में जब नगरीय क्रांति पनपी तो दोस्तों राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जिन्हें राजपथ कहते थे। दक्षिणी भारत में दोस्तों पाटन से होकर के पश्चिम बंगाल तक रास्ता जाता था। इसी प्रकार उत्तर में उत्तरापथ मार्ग जो था पुष्कलावती पेशावर से शुरू होता था और साथियों
पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्ति तक जाता था, तो उत्तरापथ कहलाता। उस समय साथियों पूर्वी भारत में प्रसिद्ध जो बंदरगाह होता था उसको ताम्रलिप्ति कहते थे। क्या कहते? ताम्रलिप्ति। यह पश्चिमी बंगाल में प्रसिद्ध बंदरगाह था पूर्वी भारत में। और पश्चिमी भारत में साथियों बड़ौच, ध्यान से सुनना, लोथल मत कर देना, सिंधु घाटी शब्द के बड़ौच था, जिन्हें भाइयों भृगु कच्छ के नाम से जाना जाता था। तो आप समझ रहे होंगे उसी समय उत्तरापथ दक्षिणापथ मार्ग पर ये जो थे माने जाते हैं। चलिए, यह तो बात हुई साथियों सामान्य सी। अब देखो साथियों 16 महाजनपद हुए, अपन एक एक की बात करेंगे। मुख्य रूप से 3 महाजनपद, यह सभी महाजनपद साथियों उत्तरी भारत में थे, एक महाजनपद दक्षिणी भारत में फैला था। दक्षिणी भारत में दोस्तों आज के आंध्र प्रदेश में एक महाजनपद था अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर। बाकी 3 महाजनपद बिहार राज्य में फैले हुए थे। लगभग 8 महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश में थे, और साथियों एक अफगानिस्तान साइड में, एक पाकिस्तान के आसपास, और एक 2 राजस्थान में फैले हुए थे। तो उसके बारे में बात करूं तो हम सबसे पहले दोस्तों दक्षिणी भारत वाला जो एकमात्र है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, वो एक ही है, अस्मक। क्या नाम है? अस्मक साथियों। इसकी राजधानी साथियों पोलज या पोटन या पोटली मानी जाती है। तीनों ही वर्ड ध्यान रखें, अलग अलग एग्जामिनर लिख देता है, पोलज, पोटन या पोटली। साथियों दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। समझ में आ गई आपको बात? गोदावरी नदी के क्षेत्र में बसा हुआ था, गोदावरी नदी के क्षेत्र में बसा हुआ था, और साथियों आज के आंध्र प्रदेश में था। कंसेप्ट क्लियर हो गया भाइयों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो 16 महाजनपद से एक महाजनपद गया। अब साथियों थोड़ा सा सुनना, मैं भूल गया था, एक महाजनपद खत्म कर दिया हमने। इससे पहले एक जानकारी लिखना कि भाइयों हमें ये महाजनपद मिलते कहां से है, कहां से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हुए। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य में भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दूसरी बात साथियों, वैदिक काल के बाद में ध्यान रखना जैन धर्म आता है, जैन धर्म, तो उस समय आगम साहित्य की रचना हुई। और साथियों बौद्ध धर्म आता है तो उस समय पिटक साहित्य की रचना होती है, आप सभी को पता है। तो भाइयों ध्यान रखना जैन साहित्य में 12 अंग लिखे गए थे, और इन अंग में एक भाग था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें टोटल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार साथियों ध्यान रखना बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक रचे गए थे, जिनका एक भाग था, एक अंग था सूत पिटक। और सूत पिटक साथियों इसके 5 खंड थे, जिनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये जो भाग थे। तो इन्हीं का एक भाग था अंगुत्तर निकाय। ध्यान से सुनना, अंगुत्तर निकाय इसी का भाग था, जिसमें साथियों 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ था, एक जैन ग्रंथ था साथियों महावस्तु, उसमें भी क्या है, महावस्तु जैन ग्रंथ था, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमारे पीछे बचे थे साथियों 15 महाजनपद। तो ध्यान से सुनना, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में साथियों मुख्य रूप से एक ही महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जो भी देख रहा है ध्यान से सुनना। जब राजस्थान का एकीकरण होता है 7 चरणों में, तो पहला चरण जो होता है वो मत्स्य संघ है, वो मत्स्य संघ है। समझना मेरे भाई, वो मत्स्य संघ है, ये महाजनपद है। क्या फर्क है दोनों में? इसमें साथियों अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली 4 जिले शामिल हैं, जबकि मेरे भाइयों ये मत्स्य संघ है, ये मत्स्य महाजनपद अलग है। तो इसमें क्या फर्क है? इसमें भाइयों अलवर, भरतपुर और इसके साथ जयपुर था, और इसकी मत्स्य जनपद की राजधानी विराट थी, विराट नगर थी, जो आज के जयपुर में बैराट है, बैराट। ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसको विराट नगर क्यों कहते हैं?
15वां महाजनपद दूसरा महाजनपद, पहला अस्मक पड़ा है दक्षिणी भाग का, दूसरा राजस्थान से लिया है मत्स्य महाजनपद, विराटनगर राजधानी थी, और साथियों अलवर भरतपुर जयपुर इसमें आता था, विराटनगर जयपुर में था। थोड़ा ध्यान से सुनना साथियों, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एक बात को ध्यान रखना। अगर आपने महाभारत देखी हो तो उसमें आपने 2-3 जानकारी देखी होगी। एक तो साथियों पांडवों ने जब 12 वर्ष जो वनवास बिता लिया, तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो राजा विराट के यहीं पर विराटनगर में बिताया था। और आपको पता है राजा विराट की पुत्री शायद उत्तरा नाम था, उसको अर्जुन ने नृत्य सिखाया था, आपको पता हो तो। दूसरी बात दोस्तों, इसी अलवर वाले क्षेत्र में जहां आज पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, शयन मुद्रा में एकमात्र हिंदुस्तान में मूर्ति यहीं पर है हनुमान जी की। तो भाइयों यहां पर भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने, अगर आपको पता हो तो थोड़ा ध्यान रखें, यही वह महाजनपद था। चलिए अब आगे बात करते हैं साथियों। 2 महाजनपद क्लियर हो गए भाइयों, एक एक बात को नोट कर लेना। तीसरा महाजनपद जो है ना साथियों, वो हमारा है सबसे उत्तरी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी साथियों सबसे उत्तरी था कंबोज, और जिनकी राजधानी क्या थी, राजधानी को लिखना साथियों राजपुर व हट्टक, राजपुर या हट्टक नाम है, फाटक मत कर देना साथियों। मुझे पता है अगर मैं चार्ट की तरह आपको लिखवा देता कोई मजा नहीं आता, इसलिए आपको तो मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। कंबोज सबसे उत्तरी महाजनपद था भाइयों, राजधानी राजपुर हट्टक थी। अब सबसे उत्तरी महाजनपद था तो आपको पता है दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा, इसलिए हट्टक फाटक याद रखना। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, महाजनपद काल में यह कंबोज जो है ना, ये घोड़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। और ये आज के क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में था। कंसेप्ट क्लियर। चलिए चौथा महाजनपद देखते हैं साथियों, गांधार। ध्यान से सुनना, गांधार यह कहां पर था भाइयों, तो देखो गांधार महाजनपद था साथियों पाकिस्तान पेशावर में, ठीक है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, क्या नाम था, तक्षशिला। और आज कहां पर है साथियों, पेशावर पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान के पास यह था। साथियों थोड़ी जानकारी सुनना, पहली बात तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला कैसे नाम पड़ा, पहली बात तो राजा राम के भाई भरत और भरत के पुत्र हुए थे तक्ष, उस तक्ष ने नगरी बसाई तक्षशिला। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था यही था, जहां पर लगभग 10-20 हजार विद्यार्थी प्रतिदिन अध्ययन करते थे। तीसरी बात साथियों, आपने अगर महाभारत ढंग से देखी हो तो यहां के जो राजा थे शकुनी, दुर्योधन के मामा शकुनी, चिड़ियों को मारने वाले का नाम है। तो ध्यान रखना साथियों, इन्होंने जो महाभारत में जो शकुनी था वो यहीं से था, और इनकी बहन जो थी इसी गांधार जनपद के होने के कारण धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कहलाई थी। कोई कंफ्यूजन मत रखना भाइयों। चलिए, और अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में तो इस भाई को लाइक एंड शेयर करके कमेंट जरूर करें ताकि मजा आ जाए। तो कितने हुए भाइयों, 4। अब साथियों सुनना, 5 हुआ। 3 बिहार से बात करते हैं अपन, तो बिहार के बारे में बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो अपन बात करेंगे बिहार में अंग, और अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा भाइयों, चंपा दरवाजा नहीं खुले हमारे, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, और चंपा आज के समय में मेरे भाइयों कहां पर पड़ती है, बिहार राज्य में। आपको पता है तो भागलपुर जिला पड़ता है। ध्यान रखना साथियों, भागलपुर व मुंगेर यहीं पर है, भागलपुर व बिहार जो है, भागलपुर और मुंगेर साथियों ये कहां पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। याद रखना, आपको पता है साथियों महाभारत काल में, जो ये महाभारत काल में अगर अपन बात करें तो अंगराज कर्ण जो था, अंगराज कर्ण जो था वो, अंगराज कर्ण जो है वो यहीं से थे। 1 मिनट साथियों, थोड़ी सी बिजली धोखा दे रही है, तो 1 मिनट रुकना।
माफ करना साथियों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हेलो, माफ करना साथियों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो अपन बात करें भाइयों अंगराज कर्ण। आपको पता है दुर्योधन ने कर्ण को अंग महाजनपद का राजा बनाया था। तो अंगराज कर्ण जो थे वो यहीं से थे, आजकल भागलपुर भी मुंगेर बिहार वाली जगह थी। चलो, छठा महाजनपद है ना साथियों, वो अपन बात करते हैं। क्या है कि साथियों ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है और वहां पर डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें तो छठवा जो देखो सबसे प्रसिद्ध मगध, जिनको आज आगे अपन मगध साम्राज्य में प्रमुख वंश पढ़ेंगे, गंगा व सोन नदी के किनारे पर था। ध्यान रखना साथियों मगध की 4 राजधानियां हुई है, लेकिन महाजनपद काल में 2 ही राजधानियां थी, राजगृह और गिरि वज्र। पहली राजधानी गिरि वज्र थी साथियों, दूसरी राजधानी राजगृह होती है। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, गिरि वज्र या राजगृह इसकी राजधानी थी मगध की। साथियों आज का कौन से क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना आज का गया क्षेत्र पता है ना आपको। गया बोध गया वाला जो क्षेत्र है आज का वो यहीं पर है, गंगा व सोन नदियों के किनारे वाला क्षेत्र है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना। एक ये दोस्तों बिहार में 3 ही महाजनपद थे, आपको पता हो जाना चाहिए कि एक तो अंग चंपा भागलपुर बिहार वाला, दूसरा साथियों मगध राजगृह गिरिवध राजधानी जो हमारे यहाँ पर पड़ता है, ये ध्यान रखना बोध गया वाला क्षेत्र है यहाँ पर। चलिए अगली बात करूं तो लास्ट एक और था साथियों बिहार में, जिनका जो सबसे बड़ा गण था। देखो बिजली ने भी तो धोखा दे दिया साथियों, क्या कर सकते हैं। तो देखो यहां पर था भाइयों वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्या नाम था? वैशाली था साथियों। 8 गणराज्यों का संघ था ये वैशाली। ध्यान रखना 8 गणराज्यों का संघ था, और सबसे उस समय महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली यही वज्जी था। आज का जो बिहार राज्य में साथियों मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर जिन्हें कहते हैं, मुजफ्फरपुर जो इलाका है वो यहीं का था, तो थोड़ा ध्यान रहेगा साथियों। चलिए अब देखिए साथियों, ये तो हुए थे 7 हो गए हैं बिहार वाले। अब अपन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, तो देखो 8वां पहला है साथियों चेदी। इसकी राजधानी थी शक्तिमती या इसको सौंतवती भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, सौंतवती भी कहते हैं। और यह साथियों कहां का था, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक है बुंदेलखंड और एक है बघेलखंड। बघेलखंड तो दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, और बुंदेलखंड हमारे उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। तो ध्यान रखना यह साथियों आज का जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वो कहलाता था उस समय, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो चेदी था। आपको पता है दोस्तों, हम जब महाभारत के बारे में अध्ययन करते तो काफी जानकारी महाजनपदों से जुड़ी हुई है, तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि महाभारत महाजनपद कालीन ही समकालीन रही होगी। दोस्तों आपको पता है चेदी राजा शिशुपाल, आपको पता है ना शिशुपाल, महाजनपद में महाभारत में आते हैं शिशुपाल, जिनका वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा जी की शादी के लिए जाते हैं, आपको पता है ना। तो ये शिशुपाल उसी समय चेदी गणराज्य के प्रधान राजा थे। और साथियों शिशुपाल वध एक ग्रंथ लिखा था महाकवि माघ ने, तो वो भी ध्यान रखना, भीनमाल राजस्थान के निवासी थे, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए ये तो हुआ हमारा 8वां। अब साथियों देखो 9वें की बात करूं तो है पांचाल। क्या नाम है भाइयों? पांचाल। ये देखना पांचाल की राजधानी दोस्तों 2 है, एक तो है अहिछत्रपुर और दूसरी राजधानी है भाइयों काम्पिले। याद रह जाएगा काम्पिले, थोड़ा ध्यान रखना साथियों क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। तो साथियों ये जो पांचाल जो था यह ध्यान रखना कहां पर पड़ता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है ना आज का, वो पांचाल था। आपने दोस्तों महाभारत काल में देखा होगा कि पांचाल में दोस्तों राजा द्रुपद का राज रहा था, और राजा द्रुपद के एक पुत्री हुई थी साथियों, जो पांचाल, पांचाल के होने के कारण पांचाली कहलाई, और राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी कहलाई थी। याद रखना वो वही पांचाल है, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है ना वो। चलिए आगे बात करता हूं साथियों नौवा, तो ध्यान से सुनिएगा। नौवा है साथियों मल्ल। मल्ल, और यह भी एक गणराज्य, सॉरी 10वां हो गया मल्ल। एक गिन लेना भाइयों, 10वां हो गया मल्ल। और इसकी राजधानियां दो थी साथियों, कुशीनारा व पावापुरी। तो ध्यान रखना भाइयों, इसकी राजधानियां तो दो थी, मल्ल। और आज का क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों देवरिया जिला, देवरिया व गोरखपुर वाला क्षेत्र है। देवरिया व गोरखपुर वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना। यह कोई रटी रटाई बातें नहीं होती मेरे भाइयों बहनों। इस 24 साल की उम्र में अगर रटी रटाई बातें होती तो आपको सब जानते हैं, सब अनुभवी भाई बहन हैं। बस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस भाई का सपोर्ट जरूर करें बस। चलिए, तो मल्ल, कुशीनारा, पावापुरी दोस्तों ये देवरिया गोरखपुर में है। अब सुनना भाइयों लोगों, दो जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है साथियों वो तो लुंबिनी वन में होता है, लेकिन मृत्यु कहां पर होती है, कुशीनारा में होती है। और ये कुशीनारा यही है मेरे भाइयों जो आज का कुशीनगर कहलाता है। क्या कहलाता है, कुशीनगर कहलाता है, उत्तर प्रदेश में है। साथियों महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, और ये यही पावापुरी है जो आज का पोखरपुर कहलाता है। क्या कहलाता है भाइयों, पोखरपुर कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों, तो 11वां महाजनपद देखते हैं कौन सा रह रहा है। 11वें महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं। तो साथियों अगला आया है हमारा सूरसेन। सूरसेन ध्यान रखना, सूरसेन। और 12वां देखेंगे कुरु। सूरसेन के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या राजधानी थी साथियों, मथुरा। और वही आज वाला क्षेत्र भी साथियों यही है, सूरसेन की राजधानी मथुरा वाला ही है। आज भी उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला ही इसमें माना जाता है। समझ में आ गई साथियों आपको बात, कृष्ण भगवान का क्षेत्र माना जाता है ये। कुरु जनपद जो है ना साथियों, देखो उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं ना तो भरत जन और साथियों पुरु जन, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये कुरु जनपद बनता है, जो आगे चलकर महाजनपद हो जाता है। इसकी राजधानी होती है साथियों पहले तो आसंदीवत, फिर बाद में इसकी जो राजधानी होती है ना वो हो जाती है इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर वाला। आज का जो साथियों कुरु क्षेत्र हरियाणा व दिल्ली वाला जो एरिया है वह कुरु कहलाता था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों। चलिए आगे देखते हैं साथियों, तो अगला जो 13वां महाजनपद है वो था अवंती। ध्यान से सुनना, अवंती जो महाजनपद था अवंती, इसकी राजधानी साथियों उज्जैनी थी। कौन सी राजधानी थी, उज्जैनी थी। आप समझ पा रहे हैं ना साथियों मैं क्या कह रहा हूं, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। इसी की दूसरी राजधानी थी महिष्मती, जो बाहुबली में नगरी प्रसिद्ध हुई थी, महिष्मती नगरी। ध्यान रखना अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। आज के समय में ये साथियों कहां पर है, तो ध्यान रखना आज के समय में ये मालवा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यह तो हुआ आपका 13वां महाजनपद खत्म। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, देखो 14वां महाजनपद जो है साथियों वो है हमारा कौशल, और कौशल की राजधानी है मेरे भाइयों श्रावस्ती। समझ रहे ना साथियों, श्रावस्ती राजधानी थी। और श्रावस्ती दोस्तों आपको पता है, तो कौशल में साथियों ध्यान रखना, कौशल जो श्रावस्ती राजधानी थी, यह श्रावस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महात्मा बुद्ध ने साथियों सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहां पर दिए थे, इसी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, इसी श्रावस्ती में दिए थे। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा साथियों। चलिए अब देखो तो यह तो हुए 14 महाजनपद। अब कौन से रह गए तो साथियों, देखो
एक साथियों 15वां देखो वत्स, ये 15वां था, जिसकी राजधानी थी साथियों कौशाम्बी। क्या नाम था? कौशाम्बी महाजनपद था साथियों। वत्स जिनकी राजधानी कौशाम्बी थी, और आपको पता है ये कौशाम्बी कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखना, ये जो आज का हमारा प्रयागराज है, जो इलाहाबाद वाला, वो साथियों ध्यान रखना था। ये कौशाम्बी का लेख जब आप पढ़ते हो तो साथियों ये आप भी पढ़ते होंगे। तो ये अपने 16 महाजनपद, मेरे हिसाब से शायद 16 हो गए साथियों, क्योंकि दिमाग से आ नहीं रहा है, और कोई एक आध नया हो तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग से इतने ही बन रहे हैं। ध्यान रहे 16 महाजनपद प्रमुख थे, और 16 महाजनपदों का क्षेत्र, उनकी राजधानियां थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और भाई का सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।